दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम के सिलसिले में अपने घर से, अपने परिवार से दूर रहते हैं। और इसमें से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने परिवार से जो रिलेशन होता है, चाहे तो वो पत्नी से रहे, चाहे तो बच्चों से, चाहे तो माँ बाप से, हर किसी से अपना रिलेशन पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे अजीबोगरीब लोग भी होते हैं जो अपने इस रिलेशन के साथ गद्दारी कर जाते हैं। जो घर से बाहर रहने वाले ही नहीं, घर पर रहने वाले भी ऐसे बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे जो कि अपनी पत्नी के साथ धोखा कर जाते हैं और वो अपनी पत्नी को छोड़कर एक बाहर वाली और रख लेते हैं। और इसका अंजाम तो सबके सामने ही होता है। जो आज तक होता आया है वही आगे भी सबके साथ ही होने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना, क्राइम को चाहे कितने ही शातिर तरीके से कर लिया जाए और जो किसी भी लड़की से चाहे कितना ही छुपा कर रिलेशन रख लिया जाए, लेकिन कभी ना कभी तो ये परिवार के सामने आता ही है। और जब ये सारी चीज़ें पत्नी के सामने आती है, बच्चों के सामने आती है, तो फिर तो या तो घर टूटता है, या उसकी गर्लफ्रेंड छूटती है, या फिर कुछ और ही हो जाता है। आज की जो कहानी है इसमें भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि अच्छी खासी नौकरी करते थे, अच्छा खासा परिवार था, अच्छी खासी पत्नी थी, बच्चे थे, एक खुशहाल परिवार था। लेकिन फिर भी उनकी मत्ती मारी गई थी कि उन्होंने एक अपने से 15 साल छोटी लड़की से मोहब्बत कर ली। और उसके अंजाम में जो कर्नल साहब थे उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी और उस लड़की की जान चली गई। आज की जो कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि नाजायज़ रिलेशन तो अगर ना बनाए वही अच्छा होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से, जहां पर एक कर्नल जिसका नाम था रामेंदु उपाध्याय। जो रामेंदु उपाध्याय थे, अच्छी खासी नौकरी करते थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उनको शराब की लत थी और वो हर शाम को शराब पीने एक क्लब में जाया करते थे या फिर घर पे शराब पीते थे। उस दिन भी वो शराब पीने क्लब में चले गए और वहाँ पर वो शराब पीने ही वाले थे, तभी एक लड़की आती है, देखने में बेहद खूबसूरत और उनसे लगभग 15 साल छोटी। वो लड़की आकर उन्हें कहती है कि सर, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। तो कर्नल साहब कहते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमसे जो भी मदद हो पाए तुम कर दो। तो वो लड़की कहती है कि आपको मैं पैक बना के देती हूँ। तो वो लड़की उन्हें पैक बना कर दे देती है। अब कर्नल साहब पीते रहते हैं, लड़की से थोड़ी बहुत बातचीत होती है। अब वो अपने घर चले जाते हैं, यानी कि जहाँ पर भी उनको क्वार्टर मिले हुए थे वो वहाँ चले जाते हैं। और लगभग 5-7 दिन का वक्त बीतता है। वो फिर से उसी क्लब में आ जाते हैं और वहाँ पर आकर अब वो जैसे ही टेबल पर पीने के लिए कुर्सी पर बैठते हैं, तो उनकी नज़रें जैसे तो किसी को ढूंढ रही थी और वो कोई और नहीं, वही लड़की थी। और जब वो उस लड़की को देखते हैं तो पहले तो वो दिखती नहीं है, लेकिन कुछ ही समय के बाद में वो लड़की उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि सर, कहीं आप मुझे ही तो नहीं ढूंढ रहे थे। तो कर्नल साहब कहते हैं, अरे वाह, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तो वो लड़की कहती है कि बस पता चल गया। अब दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और बातों ही बातों में पता चलता है कि वो जो लड़की है वो नेपाल की रहने वाली है और नेपाल से वो यहाँ पर उसी क्लब में बार डांसर है। अब जब वो कर्नल साहब से पूछती है कि आप क्या करते हो, तो वो कहते हैं कि मैं तो लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ और मैं उत्तराखंड की देहरादून का रहने वाला हूँ और मेरी यहाँ पर पोस्टिंग है, तो मैं अपने परिवार से दूर यहाँ पर अकेला रहता हूँ। तो लड़की कहती है कि अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी नौकरी करते हैं और मैं एक छोटी मोटी बार डांसर। तो कर्नल साहब कहते हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए। और अब यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है और अब दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब जैसे ही वक्त आगे बीत रहा था, 2 साल का वक्त आ जाता है और बीच में लॉकडाउन भी आता है, तो सब कुछ आराम से चल रहा था और जो लड़की थी वो भी खुश थी, कर्नल साहब भी खुश थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद में
कर्नल साहब को सूचना मिलती है कि उनका जो ट्रांसफ़र है वो देहरादून के लिए कर दिया गया है। ये उन्होंने पहले अप्लाई किया था, लेकिन अब जाकर उनकी जो पोस्टिंग थी वो देहरादून हो जाती है। तो जो कर्नल साहब थे वो उस लड़की से कहते हैं कि मेरी पोस्टिंग, गीता नाम था उस लड़की का, तो उस लड़की से कहते हैं कि गीता, मेरी जो पोस्टिंग है वो अब देहरादून के लिए हो गई है और वहीं पर मेरा घर भी है, तो मैं अब अपने परिवार से दूर नहीं रहूँगा, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रहूँगा, तो अब हमारा थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो गीता कहती है कि बात तो दुख की है कि आप मुझसे दूर चले जाएंगे, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं भी वहीं पर किसी बार में डांस कर लूँ या कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। तो कर्नल साहब उसे आश्वासन दिलाते हैं कि वो उसके रहने का और उसके लिए कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढने में उसकी मदद करेंगे और उसे भी जल्दी ही देहरादून बुला लेंगे। अब जो कर्नल साहब थे वो देहरादून आ जाते हैं और इधर वो गीता, जो भी कर्नल साहब से मिलने के लिए कभी कभी देहरादून आती तो कभी कर्नल साहब उससे मिलने सिलीगुड़ी चले जाते। वक्त बीत रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो कर्नल साहब की पत्नी थी उन्हें शक होने लग जाता है कि इनका कुछ तो चक्कर है, और एक बार वो उनका पीछा करती है और पीछा करने के बाद में पता चलता है कि वो किसी होटल में जाते हैं और उसी होटल में गीता रुकी हुई थी। अब वो उस होटल में पहुंच जाती है, वहाँ पर गीता के और कर्नल साहब की वाइफ के बीच में काफ़ी बहस होती है, झगड़ा होता है। तो जो उनकी वाइफ थी वो कर्नल साहब को कह देती है कि या तो आप इस डांसर को चुन लो या मुझे और मेरे बच्चों को चुन लो। कर्नल साहब के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, अब वो करे तो क्या करे, पत्नी और बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहते और जो बार डांसर थी वो कर्नल साहब को नहीं छोड़ना चाहती। अब जो बार डांसर थी वो कर्नल साहब से सीधा कह देती है कि आपने लगभग 3 साल तक मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है, साथ ही मैं जो पुलिस को बता दूंगी कि आपने मेरा शोषण किया है और इसके मैं सारे सबूत भी दे दूंगी। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों से बचना है तो आपको अपनी पत्नी को छोड़कर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो अब ये कर्नल साहब के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि वो पत्नी और बच्चों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो लड़की उनके पीछे पड़ चुकी थी। तो एक दिन उन्होंने फ़ोन करके उसे कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो हम दोनों एक बार मिल लेते हैं। तो वो दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं, दोनों एक क्लब में मिलते हैं और वहाँ से कर्नल साहब उसे बिठाकर एक थाना रोड पड़ती थी वहीं पर देहरादून में, तो वहाँ पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर उसे खूब शराब पिलाई जाती है। हालांकि शराब तो वो क्लब में पहले भी पी चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे गाड़ी में और शराब पिलाई जाती है और उसे वहाँ पर एक जंगल था, उस जंगल में लेकर जाते हैं और उस जंगल में जाने के बाद में वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है और कर्नल साहब कहते हैं कि तुम ये सारी चीज़ें बंद करो, मुझे कुछ नहीं करना तुम्हारे साथ, और बस अब अपना साथ यहीं तक था। तो जो गीता थी वो कहती है कि आपका मतलब क्या है। तो कर्नल साहब कहते हैं कि अब तुम मेरे गले की फांसी बन चुकी हो और तुम अगर जिंदा रही तो मुझे अपना सब कुछ खोना पड़ेगा, जिसमें पत्नी होगी, बच्चे होंगे, साथ ही मेरी इतने दिनों से कमाई हुई इज्जत होगी। तो मैं ये सब कुछ एक तुम्हारे लिए तो नहीं छोड़ सकता। तो वो लड़की कहती है कि आप करना क्या चाहते हैं। तभी जो कर्नल साहब थे वो अपनी गाड़ी से एक हथौड़ा निकालते हैं और उस लड़की पर वार करना शुरू कर देते हैं और उस पर इतने ज़्यादा वार किए जाते हैं कि गीता की वहीं पर मौत हो जाती है। अब गीता को वो मारने के बाद में वापस से अपने घर आ जाते हैं। अब जब आसपास के लोग पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब पुलिस के लिए ये बहुत ही अनसुलझी सी पहेली थी कि आखिर में इसको मारा किसने, ये कौन लड़की है। लगती तो नेपाली है, लेकिन उस लड़की का नाम किसी को नहीं पता था, किसके साथ आई कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसकी मौत एक जंगल में हुई थी। अब फिर भी लेकिन जो देहरादून की पुलिस थी उसने बहुत ही पूरे शिद्दत के साथ इस केस को सुलझाने में मदद की और वहाँ पर उन्होंने 4 टीम गठित की, जिसमें से एक टीम को जो आसपास के सीसीटीवी एरिया थे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसकी तलाशी लेने को कहा गया। एक जहाँ पर भी उस लड़की ने जिस कंपनी की, जिस ब्रांड की जो ड्रेस पहन रखी थी, उस ड्रेस को पता करने के लिए एक टीम अलग से बनाई गई कि आखिर इसने ये ड्रेस कहाँ से खरीदी है और किसके साथ खरीदी है।
और ऐसे ही उन्होंने 3-4 टीम बनाई। कुछ को सोशल मीडिया पर डाला गया कि सोशल मीडिया से कुछ इसके बारे में पता चले। तो कुल मिलाकर पुलिस पूरी ईमानदारी से इस केस में लग गई। और जब वो सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए तो जो वो रोड थी, थाना रोड, वहाँ से लेकर जंगल तक उस समय 18 गाड़ियाँ निकली थी। वैसे तो 240 गाड़ी निकली थी, लेकिन जिस लड़की की उधर मौत हुई थी उधर ओनली 18 गाड़ी निकली थी। और इसमें से जो एक किया गाड़ी थी, जो कि कर्नल साहब की गाड़ी थी, जब फिर जितनी गाड़ियाँ वहाँ से निकली थी उसी हिसाब से जो वहाँ के जितने नंबर वहाँ पे एक्टिवेट थे, उन नंबरों के बारे में पता किया गया कि इस इलाके में कितने लोगों के मोबाइल फ़ोन चालू थे, कौन से नंबर थे। तो सभी के फ़ोन स्विच ऑन थे, लेकिन जो कर्नल साहब का नंबर था वो एक नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उस नंबर के बारे में पता किया गया तो पता चला कि वो तो किसी लेफ्टिनेंट कर्नल का नंबर है। और सीसीटीवी कैमरे में थोड़ा सा झलक दिख रही थी, हालांकि उसमें साफ तो कुछ नहीं था कि उनके साथ कोई लड़की थी, और बाद में आते समय वो लड़की नहीं थी। और अब तक जहाँ से उसने वो लड़की ने ड्रेस खरीदी थी उस दुकान के बारे में भी पता चल चुका था, जिसमें वहाँ पर उस शोरूम में कहा गया था कि इस तरह की 8 ड्रेस बेची है, जिसमें से एक शायद उस लड़की ने ली होगी। लेकिन उस शॉप पे कैमरे लगे हुए थे और कैमरे के अंदर जो कर्नल साहब थे उनके साथ वो लड़की भी दिख जाती है जो साथ में कपड़े लेने गए थे। उस आधार पर भी उससे पहचान लिया जाता है, सीसीटीवी कैमरे के आधार पर भी पहचान लिया जाता है। और अब जो कर्नल साहब थे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। और पूछने के बाद में वो सारी चीज़ें तोते की तरह बताना शुरू कर देते हैं कि उनकी कैसे उस लड़की से मुलाकात होती है, कैसे उनमें प्यार होता है, कैसे दोस्ती होती है, कैसे वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगी थी। और आखिर में जब उनसे पूछा गया कि आपका इतना अच्छा परिवार था, बीवी थी, बच्चे थे, तो फिर आपको इन सारी चीज़ों की कहाँ ज़रूरत पड़ गई, तो कर्नल साहब ने कहा कि मुझे अकेलापन बहुत खलता था, इसीलिए मुझे एक साथी की तलाश थी। तो उन्हें यही कहा गया था, उनकी पत्नी ने भी यही कहा था कि अगर उन्हें अकेलापन ही लगता तो वो हमें वहाँ बुला लेते, या उनका खुद का तो ट्रांसफ़र हो ही रहा था, तो फिर उन्हें ऐसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार जो इंसान होता है उसका दिमाग ही उल्टा चलने लग जाता है, और इन सारी चीज़ों का नतीजा तो आपके सामने है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही आपको परेशान करना है, ना ही आपका दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आपको भगवान ने जो भी पत्नी दी, अपने घर वालों ने जिससे आपका रिश्ता कराया है, भगवान ने जिसके साथ आपका रिलेशन बना के भेजा है, उस रिलेशन को पूरी ईमानदारी से निभाइए। फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी चलने लग जाएगी। और आप अगर इन चक्करों में पड़ेंगे कि हो सकता है आप सोचते हो कि आपको आपकी पत्नी से अच्छा कोई मिल जाएगा, या पत्नी सोचती हो कि उसे उसके पति से कोई बेटर मिल जाएगा, तो ये इंसान की बहुत बड़ी भूल होती है। कहते हैं ना, दूसरों की थाली में घी ज़्यादा ही नज़र आता है, और वही सीन यहाँ पर होता है। तो जो भी आपका जीवन साथी है उसके साथ आप अपना रिलेशन पूरी ईमानदारी से निभा कर देखिए, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।